जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से चार्ल्स वुड डिस्पैच में कौन कौन से प्रपोजल रखे गए थे जिसे बाद में इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत की गई और अच्छे खासे आने वाले 50 सालों तक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। तो बेसिकली हम देखते हैं चार्ल्स वुड थे कौन। जैसे कि हम यहाँ पे उनका फेस देख सकते हैं, यहाँ पर फोटो है। तो यही है चार्ल्स वुड, जिन्होंने चार्ल्स वुड डिस्पैच का प्रपोजल रखा। ये बेसिकली अर्ल ऑफ एबरडीन, जो कि एक मिलीजुली सरकार थी, उसमें वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे। लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में इन्होंने चार्ल्स वुड डिस्पैच का प्रपोजल रखा और इस चार्ल्स वुड डिस्पैच को शिक्षा का, एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में प्रेजेंट किया गया। बेसिकली इस टाइम पे प्रपोजल रखा गया था। ठीक है, तो इनका जो जो नियम है वो हम देख लेते हैं। जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व अब कंपनी को वहन करना था। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी पब्लिक को एजुकेट करने का जो भी पूरा भार हो, वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी को लेनी पड़ती। क्योंकि इससे पहले क्या था कि डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम चल रहा था, जिसमें बेसिकली कोई एक व्यक्ति ऐसा होता था कि जो इन सारी चीज़ों को चलाता था इंडिविजुअली। कोई इसके पीछे कोई कंपनी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करती थी और इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर नहीं थी। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए चार्ल्स वुड ने ये पहला सुझाव दिया। दूसरा कि गांव में देशी भाषाओं का को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, देशी भाषाओं के अकॉर्डिंग प्राथमिक एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। इससे क्या होगा, क्योंकि गांव में लोग अब शुरू पैदा होते के साथ तो अंग्रेज़ी पढ़ने लग नहीं जाएंगे। उनकी जो भाषा होगी वो उसी भाषा में पढ़ेंगे। तो इसी के लिए गांव में देसी भाषा, प्राइमरी एजुकेशन के लिए देसी भाषा, चाहे वो लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं, लोकल लैंग्वेज के थ्रू उन्हें एजुकेट करने का सुझाव दिया गया। तीसरा जो है, जितने भी एंग्लो इंडियंस लैंग्वेज है वो जिले स्तर की जो भी शिक्षा या फिर स्कूल्स थे, उन सभी में एंग्लो इंडियन लैंग्वेज का यूज़ किया जाए, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ किया जाना चाहिए। और अगर जहाँ पर इंग्लिश हिंदी के अलावा जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज हो उस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वहाँ पर हिंदी नहीं चलती तो। ठीक है, इन सारी चीज़ों के अलावा लंदन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 3 प्रेसिडेंसियों में शिक्षा दी जाए। बम्बई, कोलकाता और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थे। और इस 3 प्रेसिडेंसियों के अंतर्गत जितने भी इलाके आते थे, उन सभी में जितनी भी जगह यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, उन सभी को यूनिवर्सिटीज़ में जो भी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना था वो सभी लंदन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही किया जाना था। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी बनाई गई तो यूनिवर्सिटी को संभालने के लिए एक सीनेट को अपॉइंट किया गया। उन सीनेट के अलावा चांसलर, जिसे हम कुलपति कहते हैं, कुलपति के अलावा कुलपति जिनसे परामर्श ले सकें, उस तरह के बहुत सारे सदस्यों को भी अपॉइंट किया गया ताकि यूनिवर्सिटी का रहन सहन संचालन अच्छी तरह से किया जा सके। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश और स्कूल लेवल के एजुकेशन के लिए वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाए। ठीक है, इन सारी चीज़ों के अलावा स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और इन सारी चीज़ों के अलावा अध्यापन प्रशिक्षण की भी बात कही गई। स्त्री शिक्षा इसलिए क्योंकि इस टाइम पर चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख ईसाई हो, जो भी हो, उन सभी में औरतों को पढ़ाने का चलन ना के बराबर था। और जिन्होंने पढ़ा वो उन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त में पढ़ा, उन्हें इन चीज़ों में बहुत सारी परेशानी हुई, जिसकी वजह से चार्ल्स वुड चाहते थे कि फीमेल एजुकेशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन दी जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन ही मैटर नहीं करता, उस एजुकेशन को यूज़ भी किया जाना चाहिए, जिस चीज़ के लिए वोकेशनल एजुकेशन का प्रपोजल रखा गया। टेक्निकल एजुकेशन के पीछे का रीज़न ये था कि जहाँ पर रेल की पटरियों को बिछाने के लिए इंजीनियर्स की आवश्यकता थी, ट्रेन को बनाने के लिए इंजीनियर्स की आवश्यकता थी, पुल, ब्रिजेस,
इन तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन सारी चीज़ों को बनाने के लिए इंजीनियर्स की आवश्यकता थी, जिस चीज़ के लिए टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोले गए, उनकी स्थापना की गई ताकि इंडियंस को एजुकेट करके उन्हें इंजीनियर्स बनाया जा सके और अपने लिए उनका इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। और इन सभी लोगों को एजुकेट करने के लिए एक टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए। जब तक ये टीचर ही पढ़ा नहीं होगा तब तक एजुकेशन का क्या हाल होगा। आजकल वही है कि टीचर ट्रेनिंग ज़रूर करते हैं लेकिन उस ट्रेनिंग को कभी भी वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते, बच्चों को पढ़ाने में कभी अप्लाई नहीं करती। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। ठीक है। तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं। जो नौवां है वो बेसिकली निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन। निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन का मतलब यही है कि जिस तरह से राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, इस तरह के ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया और उनका मकसद यही था कि लोगों को पढ़ाना, एजुकेट करना और देश को आगे बढ़ाना। तो इस तरह के लोग जो एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन दे रहे थे उन सभी को अप्रिसिएशन यानी उन सभी को प्रोत्साहित किया जाने लगा। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की शुरुआत की गई, जिसका काम सिर्फ यही था कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, उसमें क्या क्या कमियां, इन सारी चीज़ों का एक रिपोर्ट बना करके वो यूजीसी को भेजना पड़ता था। ठीक है। और इन 10वां जो प्रपोजल था वो ये था कि सरकारी शिक्षण बेसिकली धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि मदरसाओं में दीन के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाती है, उसके बाद फिर हिंदू संस्कृत कॉलेज में ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाती है। तो इस चीज़ को ख़त्म करके चार्ल्स वुड ने ये प्रपोजल दिया कि जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जाएगी वो बेसिकली सेक्युलर होगी। बाकी अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अगर कोई स्कूल बनाता है और उसमें अपने टीचर्स अपॉइंट करता है तो वो चाहे वो हिंदुओं के तर्ज पर पढ़ाए या फिर मुस्लिमों के तर्ज पर पढ़ाए या फिर सिखों के तर्ज पर पढ़ाए, इस पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं होता था। ठीक है। और इन सारी चीज़ों का जो मेन पॉइंट आता है, जो मेन जिसे मैंने जिसे कहते हैं मेन पर्पस उनका जो था वो था वेस्टर्न एजुकेशन को प्रचार और प्रसार देना। क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक इंडिया के लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक यूरोपियों को अपना माल बेचने का कोई खास फ़ायदा होगा नहीं। जब तक इंडियन जो थे, जब तक उनके अंदर ही पाश्चात्य संस्कृति के प्रति उनका झुकाव नहीं होगा तब तक वो अपनी सामान को इंडिया में बेच नहीं सकते थे। इसी की वजह से उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन देना शुरू किया ताकि लोग वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू थोड़ा इंस्पायर हों और यूरोपियंस कंट्री के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जा रही हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड बन के निकली हुई कपड़े हो या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे वो इंस्पायर हो और उनके प्रोडक्ट को ख़रीदें। इसी वजह से वेस्टर्न एजुकेशन को प्रचार प्रसार दिया गया। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, लेकिन हम पहले इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय खोले गए, क्योंकि 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच में प्रपोजल दिया गया था। इन सारी चीज़ों के अलावा J.E.D. बेथुन जो कि एजुकेशन काउंसिल के मेंबर थे, उनके द्वारा जो किया गया स्त्री शिक्षा में जो मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो यही था कि 1849 में उन्होंने बेथुन स्कूल खोला। उसके बाद से ही फीमेल एजुकेशन के ऊपर थोड़ा फोकस बढ़ गया और इसके बाद से ही फीमेल एजुकेशन में थोड़ा बहुत सुधार हो सका और इसके बाद से ही फीमेल एजुकेशन को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि काउंसिल ऑफ एजुकेशन की शुरुआत की गई और इसके बहुत सारे सदस्य थे और इन सदस्यों में J.E.D. बेथुन भी थे, जिनकी वजह से बेथुन स्कूल 1849 में उसकी स्थापना की जा सकी। और J.E.D. बेथुन स्कूल में सबसे ज़्यादा जो जोर था वो बेसिकली फीमेल एजुकेशन के ऊपर ही बेस था। तो बेसिकली चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा दिए गए जो प्रपोजल था वो बेसिकली 50 वर्षों तक इसे आगे बढ़ाया गया और ये 50 सालों तक बहुत अच्छे से चला। कुछ कमियां थी जिसे बाद में रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन बस आज के स्टूडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।